एवरीवन। एवरी क्लासेस फॉर लेबर लॉ एंड एचआरएम पे आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम वंदना जादौन है और इस चैनल के जरिए हम उन नीडी पीपल को मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो एक्चुअल में सिंसियर हैं अपने नेट कोर्सेज के लिए, नेट क्वालिफाइड करने के लिए कोड 55 का। तो यहाँ पे आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा, पूरी यूनिट कवर होंगी। इवन आफ्टर हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, क्विजेज भी सॉल्व कराएंगे। अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई भी क्वेरी है कि आप इस टॉपिक को कवर कराइए, तो आप एक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट है, हम सबसे पहले कंटेंट पढ़ते हैं कि हमें कवर क्या करना है। तो हमें जो कवर करना है वो हमें आज सिर्फ एचआरएम की बेसिक्स, जो भी हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, यार आप एचआरपी हो गया, जॉब एनालिसिस हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे। जो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी उसमें आपका रिमेनिंग पार्ट होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सिलेबस, अभी जो एचआरएम मॉडल्स हैं, जो कि अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से एचआरएम के मॉडल्स आ रहे हैं, उसके लिए एक अलग पीपीटी बनाऊंगी जिससे कि आपको हेल्प हो इजीली पढ़ने में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से कि एचआरएम होता क्या है। तो जो हमारा एचआरएम होता है, तो वो हम क्या करते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उन्हें हमें मैनेज करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि वो हमारे लिए भी फ्रूटफुल हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो। तो अकॉर्डिंग टू डेल योडर, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो जो डेल योडर ने उन्होंने क्या बोला है कि एक तरह की क्या एक्टिविटी है, कोई भी एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है वो मेन हो वुमेन हो, इससे हमें मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एम्प्लॉई है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी एडवांटेज हो और जो एम्प्लॉय है जो खुद काम कर रहा है वो भी सेटिस्फाइड रह सके। तो ये किसकी डेफिनेशन है? डेल योडर की, जो कि आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट है जो हमारी फिलिपो की। फिलिपो क्या कहता है कि जितनी भी एक्टिविटी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि मैं आपको इसका बेसिक समझाती हूँ कि अगर हम इसे ऐसे याद करेंगे कि फिलिपो ने क्या बोला, इसके अंदर क्या होता है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। लेकिन अगर हम इसे बेसिक तरीके से याद कर सकते हैं, जो एचआरएम में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जो भी आप पूरा एचआरएम पढ़ते हो, वो सारा फिलिपो के अंडर है। क्या बोला इसने? जैसे कि प्लानिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रिक्योरमेंट मतलब रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इससे क्या होता है कि आपको हेल्प होती है। इसके अपार्ट फ्रॉम भी एक और डेफिनेशन है जो ब्रीच ने दी है कि हम एक जो एचआरएम होता है ना, वो एक पार्ट है किसका? एक एचआर ऑर्गेनाइजेशन का। प्राइमरली जैसे होता है ना कि हम प्रायोरिटी रखते हैं, प्रायोरिटी होगी कि प्राइमरली कौन होगा, सेकेंडरी कौन होगा, तो जो एचआर है वो हमारा एक प्राइमरली पार्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं हमारे? पर्सनल हो सकते हैं, ऑपरेटिव फंक्शनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमारा पर्सनल, हम क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ चाहिए, अपना करियर ग्रोथ करना है। हमारी जो लर्निंग है, हमने जो भी थ्योरी लर्न करी है उसे हमें एक्सप्लोर करना है, ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑपरेटिव फंक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया आपको कि फंक्शन क्या करने हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसको अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया आपका कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसे अचीव करने के लिए वही ऑब्जेक्टिव हमारा एचआरएम का सेट होता है। एंड सोसाइटल, सपोज हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है और हम अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं, सक्सेस भी है, और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, लेकिन आपको उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स है, वहां के लोगों को क्या बेनिफिट्स हैं, इसलिए ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि पहला जो होता है हमारा मैनेजियल फंक्शन होता है, सेकंड ऑपरेटिव फंक्शन, एंड थर्ड होता है हमारा एडवाइजरी। अब देखिए मैनेजियल फंक्शन में क्या आ गया कि मैनेजियल मतलब किन चीजों को बेसिक से जाने, तो हम ये सोचना चाहिए कि किन चीजों को मैनेज करना है। मैनेज इन द सेंस कि कोई भी टास्क आया, कोई भी फंक्शन आया, अब हम उसे अचीव करना है, तो हम मैनेज में क्या करेंगे
कि जैसे कि आपका प्लानिंग हो गई, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो हम एडवांस में कर लेते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं एडवांस में, उससे हम प्लानिंग करते हैं कि कितना हमें, क्या हमें गोल है, कितने एम्प्लॉय चाहिए, ये सारी हमारी प्लानिंग होती है। और जो हमारा नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि ग्रुप कितने लोगों को, जैसे कि एक पर्टिकुलर एक टीम है हमारी प्रोडक्शन की, उसके बेसिस पे उसमें 10 लोग हैं, और उसी के बेसिस पे हमारा जो एक टास्क असाइन किया हुआ है कि उसमें सबको कोऑर्डिनेट करके देना है, तो किस पीपल को कौन सा काम देना है, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स गाइडेंस, तुम किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हो कि किसी को, जैसे कि तुम्हें, हमने एक पूरा प्रॉपर एक एम्प्लॉय है, एक सपोज नया है किसी कंपनी में, हमें उसे प्रोवाइड करा रहे कि तुम्हें कैसे किस तरीके से काम करना है, तो ये क्या हो गया, हमें डायरेक्टिंग हो गई। डायरेक्टिंग के बाद इसमें हम एक और ऐड ऑन कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि कहीं कहीं ये दे रखा है, कहीं कहीं पीपीटी में नहीं दे रखा है। कोऑर्डिनेशन मतलब किस तरीके से हमें हार्मोनियस रिलेशन बना के रखने हैं किसी भी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय के साथ, वर्कर के साथ, ट्रेड यूनियन जो होता है हमारा वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। अब आता है सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग। आपने सब कुछ एग्जीक्यूट कर लिया अपना प्लान, उसके बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करोगे, और जो आपने प्लानिंग की थी उसकी क्या, आप सपोज आपने प्लान किया था कि मुझे 80% मार्क्स लेके आना है, लेकिन आपके जो मार्क्स आए वो फॉर एग्जांपल आपके 65 आए, तो आप जो गैप देख रहे हो ना, ये 15 मार्क्स का गैप, ये कहाँ पे आया? तो इसके बेसिस पे हम अगर उसमें गैप एनालिसिस करेंगे, फिर से हम प्लानिंग करेंगे, कहीं हमारी प्लानिंग में कुछ गलत प्लान तो नहीं किया हमने, या फिर ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग में, या कोऑर्डिनेटिंग में। तो इस तरीके से हम, ये हमारे मैनेजर फंक्शन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ऑपरेटिव फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑपरेटिंग में जो भी हमारा काम है, जैसे रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है वो, तो इसका भी काम एक एचआर का होता है। सिलेक्शन का काम एक एचआर का हो गया। उसके बाद हमारा जो जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन है, कि हमने किसी जॉब को डिजाइन कैसे करना है, क्या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्या उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, और ये सारी हमारा आता है ऑपरेटिव फंक्शन में। और ये हमें बहुत कहते हैं ना कि एक बहुत प्रिस्क्राइब चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये मेन ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं एक एचआर के, क्योंकि उसे करना तो सारा ही काम होता है एचआर को, क्योंकि एचआर क्या, एक एसेट है एक कंपनी का। तो जॉब एनालिसिस किया, उसने डिजाइन किया, उसके बाद वो परफॉर्मेंस अप्रेजल देखेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होगा कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको असेस करेगा, उसी के बेसिस पे उसका प्रमोशन होता है, उसी के बेसिस पे उसका इंक्रीमेंट होता है, उसी के बेसिस पे उसका बोनस मिलता है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम होता है। अभी इस टाइप पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो नाटा नेट है, जो हमारा कोड 55 है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि मैचिंग में, कि एक परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इवैल्यूएशन, तो कौन एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को असेस करना है, कौन जॉब को वर्थ को मतलब देखता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को क्लियर रखेगा। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो सिर्फ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करता है, उसके ये नहीं है उसका कैसा जॉब दिया गया है, उसका जेडी क्या है, जेएस क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जॉब इवैल्यूएशन है वो वर्थ ऑफ जॉब, उसकी जॉब की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, तो वहां पे हम इसे चेक करते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो और समझ में भी आ रहे हो। उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, जब हम कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो हर हर नीडी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, एंड डेवलपमेंट की भी। और हो सकता है ट्रेनिंग तो एक ऐसी चीज है कि जब हम ऑन वर्किंग भी होते हैं ना, कोई भी नया टास्क आता है, तो वो भी हमें, उसके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि 2000 का टाइम था, और उस टाइम पे क्या होता है, एक लैपटॉप का बहुत एक एडिंग कह लो आप, एक बैंकिंग में स्टार्टिंग यूज होना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब लैपटॉप आ गए, तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय थे उन्हें लैपटॉप यूज करना नहीं आता था, तो उस टाइम पे हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो या तो उन्हें आप ले ऑफ कर दोगे, या उन्हें आप निकाल दोगे, नए एम्प्लॉय हायर करोगे, तो उसमें भी हमारा बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो हमें क्या है, एक एचआर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा ट्रेनिंग होता है, और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्किल, यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड ग्रोथ।
एंड नेक्स्ट है हमारा वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज करिए कोई भी एम्प्लॉय आ गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और हमने उसे प्रॉपर जॉब भी दे दी, रिक्रूट भी कर दिया, ट्रेन भी कर दिया, लेकिन हमें उसे प्रॉपर वेजिंग नहीं दी, मतलब उसे वेज प्रोवाइड नहीं कराया, क्या वो रिटेन कर पाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? बिल्कुल भी नहीं। तो एक ह्यूमन रिसोर्स का ही काम होता है कि उसकी किस तरह की जॉब है, बेस्ड ऑन जॉब एंड स्किल एंड डिस्क्रिप्शन हमें उसे एक वेज कैलकुलेशन करके एक सैलरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो एक पर ह्यूमन बीइंग जो इंसान काम करता है, जैसे जॉब ए जॉब बी, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है ना, उसके बेसिस पे हम एक कैटेगरी बना देते हैं कि ग्रेड 1 में इतने लाइक से, जैसे ग्रेड 1 हो गया हमारा 50,000 पर मंथ से, ये ग्रेड 1 हो गए, ग्रेड 2 हो गए 25 to 30। मतलब मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं बता रही हूँ इस टाइम। तो ये भी हमारे एक एचआर का काम होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होती है हमारी? मेंटेनेंस होगी कि हम सपोज करो कोई भी इम्प्लॉय आ गई, उसे सैलरी भी दे दी और उसका रिक्रूट कर दिया, सिलेक्शन, ऑल ऑल थिंग्स इज गोइंग ओके, बट क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि हमारे इम्प्लॉय कुछ महीने बाद मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि टर्नओवर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमें गुड इमेज देखनी होती है तो हम सबसे पहले उसका टर्नओवर देखते हैं। टर्नओवर देखते हैं या फिर ये देखते हैं कि इम्प्लॉय कितनी जल्दी जल्दी क्विकली छोड़ के जा रहे हैं। अब कहते हैं जब हम कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मारते हैं तो हम सबसे पूछते हैं कितने यहाँ पे पुराने इम्प्लॉय हैं, क्योंकि जहाँ अगर सबसे ज्यादा पुराने इम्प्लॉय, इट मीन्स इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं ना मेंटेनिंग करके रखना है, उन लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करके रखना है कि इस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छे से दे सकें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकें। अब आता है लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसा नहीं है, आज की डेट में कोई भी इंसान है उसे कहीं ना कहीं इसको मोरली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो लेबर रिलेशन है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे दे रहे हो और इंसान काम करता रहेगा, उन लोगों को एक रिकॉग्निशन की, एक रिवॉर्ड्स की भी जरूरत होती है। तो हमें हमेशा ट्रेड यूनियन, जो आपको पता है जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके साथ हमें एक कोऑर्डिनेट करके रखना है। उसके बाद पर्सनल रिसर्च आ गई। पर्सनल रिसर्च में आपको ये देखते हो, जैसे कि अब आप सैलरी डिसाइड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसके बेसिस पे देख रहे हो? आप यही तो देखोगे बाहर की कंपनी इस ग्रेड एम्प्लॉय को कितना सैलरी देते हो। तो इस तरीके से हम एक पर्सनल रिसर्च करते हैं, प्रमोशन कैसे करना है, वर्किंग कंडीशन क्या करनी है, मतलब ये वेलफेयर एक्टिविटी क्या कर सकते हैं हम इन लोगों के लिए। तो इस तरीके से पर्सनल रिसर्च आ गई। उसके बाद जो फाइनल है हमारा, वो पर्सनल रिकॉर्ड्स है। पर्सनल रिकॉर्ड्स में क्या हो गया कि हमें उसकी हर एक डिटेल हमारे पास होनी चाहिए एम्प्लॉय की। जब कोई एम्प्लॉय एंट्री करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका बैकग्राउंड, वर्किंग आवर्स कितने हैं, हमें उसे कितना पे आउट दे रहे हैं, एब्सेंट कितना रह रहा है, प्रेजेंट, मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उस एम्प्लॉय की। तो आई होप आपको ऑपरेटिव फंक्शनल ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। और चलिए अब नेक्स्ट जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव है हमारे एचआर के, वो क्या है हमारे? एडवाइजरी। ठीक है, जब कभी कभी कहते हैं ना कि एक एचआर होता है वो टॉप मैनेजमेंट को भी एडवाइस देता है, कभी कभी डिपार्टमेंटल हेड को। जैसे टॉप मैनेजमेंट को फॉर एग्जांपल कैसे एडवाइस देता है, जैसे कि मैं एचआर हूँ और मैंने जो हमारा हेड है, हम उसे एडवाइस दे सकते हैं कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी ग्रोथ करनी है तो आप ये पॉलिसी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट हेड को कैसे कर सकते हैं कि तुम्हें इस तरीके से जॉब डिजाइन करो, इस तरीके से रिक्रूट करो, सिलेक्शन कैसे करना है, उसे ट्रेनिंग कैसे करना है, किसी भी एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस है उसे असेस कैसे करना है। तो ये हमारे एडवाइजरी फंक्शन है। ये हमारा अभी फंक्शन ऑफ एचआरएम यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। हम एक तरीके ह्यूमन रिसोर्स की हम, जैसे कि हमें एक इस टाइटल से समझ में आ रहा है कि हमें एक एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हैं उनकी हमें प्लानिंग करनी है, जो कि फ्यूचर में हमें उनकी जरूरत है। तो ये क्या होगी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हमें ये एक बहुत, क्योंकि इस पे हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतनी कॉस्ट लगाते हैं, तो हमें इसके बेसिस पे इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग आप किसी भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग में क्या हो गया कि फोरकास्ट करो फ्यूचर के लिए कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हमारा, अगर हमारा इस विजन को कंप्लीट करेंगे। अब आता है कि एचआरपी जो होती है डिफरेंट लेवल पे होती है। एचआरपी क्या होती है? डिफरेंट लेवल पे होती है, जैसे कि हमें नेशनल लेवल, सेक्टोरल लेवल,
इंडस्ट्रियल लेवल एंड यूनिट लेवल। एचआरपी एक नेशनल लेवल पे क्या होता है कि कंट्री वाइज, जैसे कंट्री वाइज कैसे प्लानिंग करती है। अच्छा सपोज हम एक हेल्थ का ले लें, एजुकेशन ले लें, एजुकेशन के एक नेशनल लेवल है कि हमें अपनी कंट्री का जो एजुकेशन है वो कैसे बूस्टअप करना है, कैसे इनहेंस करना है, कहाँ कहाँ जाके हमें जाके लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल के लिए जाएं। तो ये क्या हो गया, एक नेशनल लेवल पे हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली। उसके बाद आता है सेक्टोरल लेवल। अब देखिए पहला हो गया, सपोज एक एग्जांपल बताती हूँ कि पहला हो गया हमारा कंट्री लेवल पे जो भी हमने करी वो होगी हमारी नेशनल लेवल। सेक्टोरल लेवल हो गया, जैसे कहते हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, तो ये अपने आप में एक सेक्टर है, उसकी बेसिस पे हम इसमें प्लानिंग करते हैं। और आफ्टर डेट आता है इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्री लेवल में क्या होता है कि एक आपने पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री ले ली, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले ली, उसके लिए आप प्लान कर रहे हो, उसके ऑपरेशन में क्या जरूरत है, वो हमारी होगी इंडस्ट्री लेवल प्लानिंग। उसके बाद आता है हमारा एचआरपी एट द यूनिट लेवल। मतलब अब टेक्सटाइल में भी आप चले गए, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट हो गया, आपका मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरीके से क्या है, हम प्लानिंग करते हैं और ये मैंडेटरी है आज की डेट में। अब आता है हमारा इसकी स्टेप्स। जो पहला स्टेप्स है वो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे एक्चुअली में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर जो सेकंड स्टेप्स में आ गया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं। अभी इन्वेंट्री मतलब होता है आपका कितने नंबर ऑफ पीपल है, कितना स्टॉक है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें और कितने चाहिए, फोरकास्ट कर लिया। उसके बाद हमने जो गैप देखा, जो प्रेजेंट में इतने लोग हैं और फ्यूचर में इतने लोग चाहिए, तो उसके बेसिस पे जो गैप आया उसके बेसिस पे हम प्लानिंग फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे कि अगर हमने देखा कि जो हमने प्लान किया वो एक्चुअल में चीज हमारे पास नहीं आ रही है, तो फिर से हम रीचेक करेंगे, दूसरों से फीडबैक लेंगे कि क्या ये प्लानिंग हमारी सही है। उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग समझ में आई हो। और देखिए एक बात बता दूं आपको, बस बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। एचआरपी, एचआरपी का मतलब कि हम एक प्लान कर रहे हैं कि हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, डेट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि अभी आप पूछोगे करंट एचआर सप्लाई क्या होती है मैडम, डिमांडिंग क्या होती है। तो ये क्या है, अभी मैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ। जैसे कि आपका अभी बताया मैंने एचआर प्लानिंग प्रोसेस में करंट एचआर सप्लाई, तो इतना तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपने सप्लाई फोरकास्टिंग जो देंगे, करंट एचआर सप्लाई का मतलब हो गया कि अभी आपकी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्ट रेट में कितनी एचआर लोग हैं, कितने ह्यूमन रिसोर्स लोग, कितने इंप्लॉय हैं। इसमें एचआर सप्लाई से मतलब ये नहीं होता कि पोजीशन क्या है एचआर की, ये बात याद में रखिएगा। एचआर का मतलब ये हो गया इसमें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंप्लॉय हैं, वो हो गया इसका मतलब। और इसमें ये देखते हैं, इस तरीके से हम उन लोग का सर्वे करते हैं कि क्या क्या उनके स्किल्स हैं, क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या परफॉर्मेंस रेटिंग, डेजिग्नेशन, मतलब सारी चीजें एक जो करंट में जो लोग वहां पे जॉब कर रहे हो उनके बारे में हम सारी डिटेलिंग करते हैं। उसके बाद हमारा आगे फ्यूचर एचआर डिमांड। अब फ्यूचर एचआर डिमांड में, अब हमने करंट वाला देख लिया, अब हम देखेंगे कि हमारा फ्यूचर में हमारी कितने लोगों की जरूरत होती है। क्योंकि पता है ना कि जब हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 50 लोग हैं, अब हमने देखा कि उनमें से 50 लोगों की सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली। फ्यूचर से डिमांड का मतलब हो गया कि हमने देखा कुछ लोग ले ऑफ हो गए, कुछ लोगों का प्रमोशन हो गया, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो गया और कुछ लोग रिटायर हो गए। तो अब उस स्पेस को हमें फिलअप करने के लिए हमें एचआर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर एचआर डिमांडिंग। उसके बाद हमने देखा डिमांड, ये हमने अंदर प्लानिंग करी अभी सारी। उसके बाद हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे एग्जैक्ट लोग हमें कितने लोग चाहिए, कितने चाहिए कि सपोज हमें 10, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 4 डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन है, एक मर्चेंडाइजिंग है, एक सैम्पलिंग है, एक फिनिशिंग है। अब आपने उसमें देखा, सबसे पहले करंट में देखा कि प्रोडक्शन में 5 लोग हैं, ओके।
जब आपने जो फ्यूचर डिमांड के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं उस टाइम आपने देखा कि 5 में से एक लोग का प्रमोशन हो जाएगा, एक लोग की 60 एज कंप्लीट होने वाली है तो वो वहां पे रिटायर हो जाएगा, तो हमें कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की। तो जो डिमांड फोरकास्ट है हम 2 लोगों की फोरकास्ट करते हैं। एंड उसके बाद उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनाए, जिससे कि जैसे होता है ना कभी कभी हम कंसल्ट करते हैं, एक्सपर्ट से सजेशन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है जो गैप के बेसिस पे हम सब लोगों से रिव्यू लेते हैं कि क्या करना चाहिए, एक एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा एचआरिंग सोर्सिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीट होता है। और इसके बाद हमारे कौन से फैक्टर हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, जो कि 2 फैक्टर है। पहला है ह्यूमन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो गया कि एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब होता है कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। भले कहते हैं ना कि गवर्नमेंट में पॉलिसी आ गई, अभी देखिए पेंडेमिक चल रहा है, ओमनिकॉन आ गया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मतलब इतना है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर दे, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर दिया कि अगर इंडस्ट्री का मतलब पूरा लॉकडाउन हो गया, अब कोई भी 50% इंडस्ट्री क्लोज हो जाएंगी, मतलब कैपेसिटी के साथ, मतलब जहां पे पहले 500 वर्कर काम करते थे वहां पे भी 250 होंगे। तो कहीं ना कहीं किसका लॉस हो रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसका कोई कंट्रोल नहीं है इस पॉलिसी पे, उसे मानना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के फैक्टर हो गए। इकोनॉमिक लेवल क्या है हमारा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी है। जो इंटरनल फैक्टर होता है वो हमारी एक्चुअल है कि उस पर क्या फर्क पड़ सकता है हमारी एचआर रिक्वायरमेंट पे। जैसे कि वहां की पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, ग्रुप्स कैसे, जॉब कैसे हम डिजाइन करते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए लोग वहाँ पे रिटेन करते हैं, ट्रेड यूनियन कैसा है, वहाँ का परफॉर्मेंस जो अप्रेज करता है वो कैसा प्रोसेस है। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करते हैं। अब देखिए आपको एक नई चीज मतलब आप अभी कंसेप्ट था, अभी मैंने आपको 2-3 कंसेप्ट है जो कि आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि जजमेंट टेक्निक क्या होती है। तो इसके मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करे, डिमांड फोरकास्टिंग। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग तो मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर के लिए जो भी मैन पावर की हमें जरूरत होती है उसे हम डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। जजमेंट फोरकास्टिंग क्या होगी? पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये होती है क्वालिटेटिव, क्योंकि हम इसमें कैलकुलेट तो नहीं कर पाते हैं। जजमेंट की लोगों का व्यू ले लिया हमने, या फिर हमने किसी एक्सपर्ट से सजेशन ले लिया, इस तरीके से हम फोरकास्ट करते हैं कि उन्होंने अपने सर्वे के बेसिस पे, सारी रिकॉर्डेड के बेसिस पे बता दिया कि हमें 10 लोगों की जरूरत है। अब जजमेंट में आता है हमारा मैनेजरियल एस्टीमेट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मैनेजर होते हैं वो लोग एक तरह का सर्वे करते हैं, या फिर मतलब एक तरह का आप कह दीजिए, एक तरह का सजेशन देते हैं इस फोरकास्टिंग के लिए। और जो डेल्फी मेथड है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लोग बैठे हुए होते हैं, वो अपना सजेशन देते हैं और उसके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं। अभी इन दोनों टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बस थोड़ा सा मैं आपको इसका नेक्स्ट जो पार्ट है स्टैटिकल प्रोजेक्शन, वो जो कि आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कह सकते हैं, जिसके अंदर आपका रेशियो ट्रेंड एनालिसिस हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, वर्क स्टडी हो गया, इस तरीके से आप हम इसे कंप्लीट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे, अब हम पढ़ते हैं जजमेंट फोरकास्टिंग, जो कि हम इससे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जजमेंट फोरकास्टिंग क्या होगी? एक तो ये पता है हम सबको कि बहुत ज्यादा पुराना मेथड है, इसमें हम अपनी नॉलेज और जो बाहर साल से हमने जो नॉलेज इकट्ठी करी है उसके बेसिस पे हम किसी को जज, मतलब किसी की डिमांड जो भी फोरकास्ट हुई है उसके बेसिस पे हम जज करते हैं, तो जजमेंटल है। और इसमें भी 2 टेक्निक है, एक हो जाती है मैनेजियल एस्टीमेट। मैनेजी एस्टीमेट में क्या होता है कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज मैं एक पोजीशन पे हूँ, मैंने क्या किया कि नीचे से लोगों से सजेशन लिया, एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है ये जो टेक्निक होती है मैनेजर एस्टीमेट वाली, उसमें क्या कर दिया मैंने कि मैंने बॉटम, जैसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, कि मैंने क्या किया नीचे वर्कर से पूछा कि यहाँ पे आपको कितने मैन पावर का आपको लगता है कि इतने लोग और होने चाहिए, तो इतना हम जो आउटपुट है इतनी यूनिट हम अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें 5 लोग की जरूरत है। तो वो चीज बॉटम अप, बॉटम से पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट से हेड, फिर हेड ने मतलब एक अप्रूवल दे दिया अपना कि यस यू कैन हायर 5 पीपल। ये हो गई हमारी बॉटम अप। अब आते हैं टॉप अप,
ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है उसने नीचे बोला पर्सनल से कि हमें 5 लोगों को हायर करना है, फिर उसने रिक्रूटिंग करी 5 लोगों की। तो इस तरीके से जब ऊपर से नीचे आती है वो टॉप अप कहलाती है, जब बॉटम से ऊपर जाती है फोरकास्टिंग की टेक्निक वो हमारी क्या कहलाती है, बॉटम अप। अब इसी के साथ एक हमारी डेल्फी टेक्निक है जो कि बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के होते हैं। इससे क्या होता है कि बायसनेस नहीं आती हमारी किसी भी फोरकास्टिंग में। और ये लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के बेसिस पे जो भी उन्होंने अपना अजम्पशन होते हैं, जो भी सर्वे के बेसिस पे ये लोग बताते हैं कि हमें इतने लोगों की जरूरत है। और ये लोग जब तक हर बार अपना मतलब कहते हैं ना अपना सजेशन देते हैं, जब तक ये सारे 5 एक्सपर्ट की टीम है या आप कह लो 10 एक्सपर्ट की टीम है, जब तक वो एक म्यूचुअल कंसेंट पे नहीं आते, वो रिपीट यही प्रोसेस करते रहते हैं। तो ये हमारे हो गए डेल्फी मेथड। मुझे लगता है आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन। अब देखिए स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन जैसे कि आप नाम से देख रहे हो क्वांटिटेटिव, एंड इसमें क्या होगा, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस हो गया कि हमने पास्ट के बेसिस पे हमने असेस कर लिया कि फ्यूचर में हमें इतने लोगों की जरूरत है। तो ये सिंपल सा रेशियो ट्रेंड आपको मतलब अभी क्या है, मेरी जो पीपीटी है मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव आपके सारे बेसिक्स क्लियर होना। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप किसी भी टॉपिक को लेके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है। तो वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो ट्रेंड का सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा कि पास्ट के बेसिस पे हम फ्यूचर की डिमांड कर ली कि हमने पास्ट में सपोज हम 2/5 का रेशियो लेते जा रहे हैं तो आज भी हम 2/5 का रेशियो ही लेंगे। उसके बाद इकोनोमेट्रिक मॉडल, इकोनोमेट्रिक मॉडल मतलब हमने किसी अपने पूरे प्रीवियस मतलब एक तरह का रेशियो ट्रेंड का ही एक पार्ट सर रख लो आप, हमने पूरा प्रीवियस डेटा एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे हमने अप्लाई किया, उसके बेसिस पे हमने देखा कि हमने इतने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको अब इकोनॉमिक मेट्रोल में तो आपको मैं एक चीज बता सकती हूँ, जैसे कि हमने देख लिया एक फॉर्मूला देख लिया कि मैन पावर बाय ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि एक वेरिएबल क्या है हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी बेसिस पे हम इकोनोमेट्रिक मॉडल निकाल सकते हैं। और रेशियो ट्रेंड में क्या हो गया कि अगर हमें ऐसे हमने बता दिया कि हमें नेक्स्ट ईयर 1,40,000 यूनिट्स निकालनी है, तो जो हमारा पुराना साल का है वो हमारा था रेशियो ट्रेंड था 1:200, तो हमारा क्या आएगा इस बार 700 आएगा। इस तरीके से हम रेशियो ट्रेंड का कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आता है हमारा वर्क स्टडी टेक्निक, मतलब तुम वर्क को ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बेसिस पे एनालाइज कर रहे हो, वर्कलोड कितने अमाउंट का वर्कलोड है, कितना हमें कंप्लीट करना है, इसके बेसिस पे कर रहे हो आप। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, आई होप आपको वर्क स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप मान के चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन कर रही है 3 lakhs यूनिट का, कितने का, कितने का कर रही है, 3 lakhs यूनिट का, 3 lakhs यूनिट्स का कर रही है। और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब एक यूनिट को बनाने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं। और उसके बेसिस पे आपने क्या, अब इसने बताया कि हमें, तो आप बताइए कि हमें कितने एम्प्लॉइज के लिए चाहिए। तो देखिए हमें पता है टोटल एनुअल प्रोडक्शन कितना है 3 lakhs है, और मेन को कितना लग रहा है 2 यूनिट्स। तो अब सबसे पहले हम मेन आवर्स कितने की जरूरत होगी, तो मेन आवर्स कितने लग जाएंगे 3 लाख इंटू 2 मतलब 60 lakhs हमें मेन आवर्स चाहिए, मतलब आवर्स चाहिए 60 lakhs। अब आपको पता है कि वर्क एबिलिटी क्या है मेन आवर्स की, कि एक जो मेन है वो 1500 यूनिट प्रोड्यूस करता है, 1500 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो जो अगर तो इतनी जो 60 lakhs यूनिट है वो कितने हमारे कितने यूनिट्स, मतलब जो एक मतलब आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि सपोज हमारी द्वारा से समझाती हूँ 3 lakhs यूनिट है और एक इंसान को यूनिट कवर करने में 2 घंटे लगते हैं। जो उसका एक्सपीरियंस कहता है, उसका एक्सपीरियंस कहता है कि वो एक जो मेन है वो 1500 आवर्स में देता है अपने हर साल। देखो 1500 आवर्स दे रहा है हर साल वो इंसान कंप्लीट करने में। तो हमें पता है कि 3 lakhs यूनिट हो गई, मेन आवर्स हो गए आपके 2 घंटे, तो आपको मेन आवर्स इस पूरे प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में 60 lakhs आवर्स लगेंगे। तो हमें वर्कर की कितनी जरूरत होगी,
तो हमें वर्कर की जरूरत पड़ेगी 400, क्योंकि 60 lakhs डिवाइड बाई 1500 तो इक्वल टू 400 यूनिट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हम किस तरीके से वर्क स्टडी, मतलब बेसिक इसमें यही है कि वर्क के कितना हमें क्वांटिटी चाहिए एक साल के अंदर, उसके बेसिस पे हम इसमें वर्कर डिसाइड करते हैं कि हमें कितने कितने वर्कर्स की जरूरत है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई फोरकास्टिंग। देखिए हमने डिमांडिंग फोरकास्टिंग पढ़ी, डिमांड फोरकास्टिंग में दो टेक्निक पढ़ी, जजमेंट टेक्निक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन टेक्निक। जजमेंट टेक्निक में भी हमने दो पढ़ी, एक मैनेजी जजमेंट, एक डेल्फी टेक्निक। एंड स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन में हमने तीन पढ़ा, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक मॉडल एंड वर्क स्टडी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सप्लाई फोरकास्टिंग। और सप्लाई फोरकास्टिंग आपको इतना तो पता है कि सप्लाई क्या है, कि हमें कितना ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर है विद इन, और हम कितना मतलब कितनी ह्यूमन बीइंग की हमें जरूरत है, जो कि हम विद इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कर सकते हैं, बाहर से भी। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल। सपोज मैं एक अभी बैकएंड प्रोफाइल में काम कर रही हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन वैकेंट हो गई, जो कि मेरा स्किल मेरी कैपेबिलिटी मैच करती है, प्रमोशन कहते हैं ना, एक दूसरी पोजीशन के जो हायर लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल पे। तो मैं क्या हुआ है कि मैं उस सुपरवाइजरी लेवल पे शिफ्ट हो गई। ये होगी विद इन सप्लाई फोरकास्टिंग। जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमें ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, अब हमने डिमांड तो कर दी कि हमें इतने चाहिए, अब हमें सप्लाई भी तो करनी है कहीं से, तो हमें चाहिए 5 लोग। तो हमने किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपना मतलब रिक्रूटिंग वैकेंसी निकाल दी और उसके बेसिस पे हमने हायर कर ली। तो ये क्या होगी, सप्लाई फोरकास्टिंग होगी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं भी बैकएंड प्रोफाइल में काम करती हूँ, मैं सुपरवाइजरी पे गई, तो वो लोग क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब तुमने पूरा उसकी एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखते हैं, उसका सारा एनालिसिस करते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। और हाँ, इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में भी कवर कराऊंगी, क्योंकि एक अलग से एचआरडी में ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करके एक सब टॉपिक है। तो इसमें ये कि मेन पार्ट के बारे में सारी डिटेल हमें इसमें चेक करते हैं, उसे इवेलुएट करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉय वेस्टेज। अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर सपोज करो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग हैं और काम इतना है नहीं टास्क, तो हमने क्या किया, हमें ये देखेंगे कितने एम्प्लॉय वेस्ट हो रहे हैं, मतलब जो कि हमारा कोई काम नहीं है इसमें, मतलब इतने लोग। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय वेस्टेज का मतलब देखते हैं कि कितने लोग हैं, कहते हैं ना कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, या फिर कितने लोग एक्स्ट्रा हैं। तो जैसे इसमें हम देखते हैं ना डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग। तो जो डाउन साइजिंग कंसेप्ट है वो यहाँ पे जब फॉलो होता है, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे टास्क के कंपेयर में अगर ज्यादा लोग होते हैं, जब वहां पे ये हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। तो एम्प्लॉय वेस्टेज को देखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट इंटरनल प्रमोशन, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि सप्लाई फोरकास्ट में विद इन और आउटसाइड होता है। तो विद इन में मेरा प्रमोशन हो गया, तो इसके बेसिस पे हम सप्लाई करते हैं। अब हम, आई होप आपको डिमांड फोरकास्टिंग समझ में आ गई, सप्लाई फोरकास्टिंग समझ में आ गई। अब हम एक नए कंसेप्ट पे जा रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, जॉब एनालिसिस। देखिए जॉब एनालिसिस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। एंड इसकी अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि ये जॉब एनालिसिस होता क्या है एक्चुअल में। तो जॉब एनालिसिस जो होता है हमारा, किसी भी जॉब की स्टडी करना, उसको एनालिसिस करना, जो पोजीशन पे जो एम्प्लॉय आया हुआ है उसकी क्वालिफिकेशन देखना, उसके स्किल देखना, उसकी स्पेसिफिकेशन देखना। तो इस तरीके से हम जॉब एनालिसिस करते हैं। एंड जो बी फ्लिपो थे, उन्होंने कहा था कि स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो कि जॉब है, किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में। याद रखिएगा, जॉब एनालिसिस डिजाइन मतलब हम किसी एक जॉब को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में जब तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, जब भी तो तुम उसे एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद एक जो थे एसपी रोबिन्स थे, उन्होंने भी बोला, डीए डिसेंजो ने, कि जॉब एनालिसिस एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्टिविटी की विद इन द जॉब, कि किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है। एक कहते हैं ना कि ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई, ये सारा हमारा जॉब एनालिसिस हो गया। अब जॉब एनालिसिस में भी हमारे मेन जो है, ये तो हर ईयर आप एक आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कम से कम 3 बार एग्जाम दिया हुआ है, और तीनों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जॉब एनालिसिस के कंपोनेंट क्या होते हैं। या तो ये पूछेगा
यही पूछेगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा। ये तो परमानेंट उनका ऐसा लगता है कि फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। तो इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। ये आपको 100% याद रखनी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग में जितने लोग प्रीवियस भी बहुत जब कम से कम 5 साल का प्रीवियस भी देखा है, उसमें भी ये क्वेश्चन तो 100% आता है। या तो इनके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं या इनको डिस्क्राइब किया जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो देखिए हम पढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो जॉब की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वर्किंग आवर्स हैं, टाइम पीरियड क्या है, एक्सपीरियंस कितना है उसको, ये सारा हमारा किस में आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में। मतलब वो सिर्फ बेसिक से आप अगर देखेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन से आप क्या समझ पा रहे हो कि एक ये जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या कर रहा है? जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो गया हमारा, तो पूरे बेसिक्स जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपका जॉब टाइटल क्या है, लोकेशन कहाँ होगी आपकी जॉब की, क्या समरी होगी, समरी इन द सेंस ऑफ आपको क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या फंक्शन करवाएगी, वर्किंग कंडीशन क्या रहेगी, जॉब ड्यूटी क्या रहेंगी, कैसी हार्डियस कंडीशन है तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉपर आपको सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करा रही है या नहीं। ये सारा हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा कि एक तरह का उसकी जो भी एम्प्लॉइज जॉब के लिए आ रहा है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस कितना है। मतलब कहते हैं ना कि जॉब डिस्कशन हमने सिर्फ जॉब के बारे में बताया, और जॉब स्पेसिफिकेशन एक ह्यूमन बीइंग के बारे में, एक एम्प्लॉय के बारे में जो उस जॉब पे फिक्स हो सकता है। और फिक्स कैसे होगा कि जो जेडी का डिस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पे उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसका कहते हैं ना वर्किंग लेवल, उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या प्रॉपर मैच कर रही है, इसकी बेसिस पे हम जॉब को एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, एक रिटिन कहते हैं ना, एक रिटिन प्रॉपर लिख देते हैं क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, क्या उसके फंक्शन रहेंगे। मतलब ये सारा हमने उसमें पढ़ा कि जेडी में होता है, लेकिन जीएस में तो सिर्फ हम एम्प्लॉय के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको पता है इसमें सारा एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी उसकी क्वालिटी है, जो उसके ट्रेड्स हैं, सारा उससे रिलेटेड आता है। तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना क्लियर रखना है जेडी में हम सिर्फ जॉब कैसी लोकेशन पे होगी, क्या उसकी समरी होगी, बस इस तरीके से हमें अपने माइंड में बेसिक क्लियर करके रखना है। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब जो इंसान उस जॉब के लिए जा रहा है उसमें क्या क्वालिटी है, क्या उसका नॉलेज एक्सपीरियंस मैच करता है, क्या उसका एक्सपीरियंस प्रॉपर है जो उसको लिए डिजायर है। बस ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने जॉब एनालिसिस कैसे कंडक्ट करना है, उसके लिए हमें एक्चुअल जो कौन सी जॉब एनालिसिस करनी है। मेन तो हमारा ये होता है कि हमें मैनेजर की जॉब एनालिसिस करनी है, या सुपरवाइजर की करनी है, या किसी क्लर्क की करनी है, वर्कर की करनी है, या किसी एडमिन पोजीशन की करनी है। तो इस तरीके से हमें कौन सी जॉब एनालिसिस करनी है ये हो गया। उसकी बेसिस पे उसका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना किस तरीके से जेडी को मतलब तैयार करने के लिए प्रॉपर हम बैकग्राउंड डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, उसे एग्जीक्यूट करेंगे। जब एग्जीक्यूट किया तो हमने उसके बाद प्रॉपर हमारा जेडी क्या चाहिए इस जॉब के लिए। सपोज एक मैनेजर है तो उसका हम जॉब एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जॉब एनालिसिस किया, आइडेंटिफाई कि हमें मैनेजर का करना है। मैनेजर के बेसिस पे हमने उसकी सारी डिटेल्स ली कि किस तरीके से वो काम करता है, क्या उसका पे आउट, एक पूरी डिटेल ले ली। उसके बाद हमने अपना जो प्लान है उसको जॉब एनालिसिस किया, और फिर उसके बाद हमने जेडी और जेएस उसको डिवाइड किया कि मतलब एक मैनेजर के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और एक मैनेजर की जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा। सपोज जैसे मैनेजर स्किल्स आने चाहिए, उसे एमबीए करा होना चाहिए, या उसे बीबीए करा होना चाहिए, या फिर उसे एचआर में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसने लास्ट में टीम लीडरशिप पोजीशन में काम किया होना चाहिए। ये उसकी स्किल्स हो गए। और जेडी क्या हो गया कि उसे मैनेज करना है, एम्प्लॉय से डील करना है, उन्हें कन्विंस करना है, उसका सैलरी प्रिपेयर करना है, उन लोगों को रिटेन करने के लिए मोटिवेट करना है। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा हमारा एक एचआर का पार्ट होता है कि किस तरीके से हमने ये जेडी और जेआर क्रिएट करें। उसके बाद हम उसका रिव्यू करते हैं प्रॉपर। अगर आपको थोड़ी बहुत बोरिंग फील हो रही हो तो आप 1 मिनट का पॉज कर सकते हैं और फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने जो पढ़ेंगे मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस
डेटा पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से क्या समझते हैं कि हम किसी को ऑब्जर्व करके उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट ऐसे हो गई कि आप खुद गए किसी वर्कर के डिपार्टमेंट में, आपने खुद बैठ के ऑब्जर्व किया और देन आपने उससे इंफॉर्मेशन गेन करी। इनडायरेक्ट हो गई कि आपने किसी पर्सन के थ्रू ऑब्जर्व करवाया। तो इस तरीके का होता है। सेकंड जो होता है हमारा इंटरव्यू मेथड होता है। इंटरव्यू मेथड्स क्या होते हैं? हमारा स्ट्रक्चर हो गया, अनस्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर हो गया कि रिलेवेंट टू द जॉब आपने उससे पूछा। अनस्ट्रक्चर हो गया कि आप उसके सिचुएशन के बेसिस पे कोई सा भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है, एक फायदा होता है कि आप फेस टू फेस टॉक करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप उससे एक्चुअल में इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। और जो हमें फीडबैक मिलता है वो एक्चुअल में ट्रू फीडबैक मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, एक इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यू है। जैसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू होता है जो कि इंटरव्यू देता है। तो इस तरीके से हमारा इंटरव्यू मेथड है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर में आपने क्वेश्चनर एक बनाया प्रॉपर सर्वे के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे लोगों से फिल करवाया। जैसे कि ओपन एंडेड भी हो गया, क्लोज एंडेड भी हो गया। ओपन एंडेड में ये हो गया कि आप कुछ क्वेश्चन है वो आप फ्री हैंड छोड़ देते हो कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सजेशन दें। क्लोज एंडेड है, सिर्फ आपको यस नो इनमें आपको रिस्पॉन्स करना है, या फिर हाईली या लोली या मिडिल, मतलब इस तरीके से आपके पास ऑप्शन नहीं होता एक फीडबैक देने का। लेकिन हम जो एक्चुअल में जो सही क्वेश्चनर होता है उसमें दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का। अब आते हैं चेकलिस्ट। आपने एक प्रॉपर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेकलिस्ट बना के तैयार कर दी और उसके बेसिस पे आपको बस अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराई और आपको उससे बोलना है कि बस उसमें टिक करेगा क्रॉस एंड ट्रू। तो इससे क्या होता है कि इसके बेसिस पे भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, इसके बेसिस पे, चेकलिस्ट के बेसिस पे। या हो सकता है आपने कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग कंडक्ट कराई टेक्निकल, जिसके बेसिस पे अपने आइडिया लिया लोगों से किस तरीके से हमें जॉब एनालिसिस के लिए हम डेटा कलेक्ट करें। अब डायरी मेथड आपने प्रॉपर नोट किया किसी नोटबुक में, तो उसके बेसिस पे ये भी एक टेक्निक है। अब क्या होगा, ये जो हमारी ऊपर की जो 6 टेक्निक थी ये सारी क्वालिटेटिव टेक्निक थी। मतलब आपको इसमें किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी मैं जो अब नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक होंगी वो सारी क्वांटिटेटिव मेथड्स होंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करते हैं, हमने किसी एक पोजीशन के बेसिस पे, सपोज एक मैनेजर की पोजीशन है, उसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन डेवलप किया और उसके बेसिस पे लोगों से फुलफिल करवाया। और इसमें क्या होते हैं कि 100 मतलब ये थोड़ा रिटिन का होता है, इसमें ये फिक्स है, हम अपने मन से नहीं बोल सकते हैं। इसमें 194 आइटम होते हैं और हर जॉब 194 आइटम होते हैं, वो 6 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। समझ रहे हो? हमने एक क्वेश्चन बनाया एक किसी पोजीशन को लेके और वो लोगों से फिल करवाया। उसमें 194 आइटम्स कंटेन करने विद इन द 6 कैटेगरी। तो 6 कैटेगरी में क्या करना है, जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन इनपुट, वर्क मतलब आपने कितना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई जा रही है, कितना आप वर्क का आउटपुट दे रहे हो, जॉब कंटेक्स्ट क्या है, मतलब सिचुएशन क्या है, आपका मेंटल प्रोसेस क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है, अदर जॉब कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन। समझ में आया ना? एक पोजीशन को लेके उसके बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन डेवलप किया, उसके बेसिस पे लोगों से उसने रिस्पॉन्स करवाया। अब आता है मैनेजरियल पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन। ये सिर्फ मैनेजरियल पोजीशन के लिए होता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिजाइन होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 274 आइटम्स होते हैं और 15, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले में देखे थे, ऊपर वाले में सिर्फ 194 आइटम थे और 6 कैटेगरी थी। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आ रहा है उसमें 274 आइटम्स होते हैं और सिर्फ 15 सेक्शन होते हैं, जो कि आपको 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। इस तरीके से ये मैनेजरियल लेवल के लिए होता है। और ये जो फंक्शन जॉब एनालिसिस क्वेश्चन आ रहा है ये सिर्फ वर्कर के लिए होता है, वर्कर की जॉब को एनालिसिस करने के लिए। आई होप आपको मेथड जो भी है सारे जॉब एनालिसिस के वो प्रॉपर समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए जो हमारा रिक्रूटमेंट है
उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट तो आपका क्लियर है कि किस तरीके से हमें मतलब एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए, मतलब एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एनकरेज करना है, ये तो बेसिक हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें डेफिनेशंस हमेशा पढ़नी चाहिए किसी भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन में देखोगे कि वो डेफिनेशन पूछ लेगा, बोल देगा ये किस ऑथर ने दी है, तो इसलिए हमें ये पढ़नी चाहिए हमेशा। जैसे कि फिलिपो का आपको बता देती हूँ कि क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। इट मीन्स कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का मतलब हो गया आपका कि जो अभी एम्प्लॉय बने ही नहीं है, जो बनने जाएंगे, उनको सर्च करता है, एनकरेज करता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमारे में इतनी वैकेंसी है, इतना सैलरी पैकेज है, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय में से ये फिलिपो ने डेफिनेशन दी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ रटना है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है और हम रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं। आपको पता है रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं? जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ गई, उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा रिक्रूटमेंट का हो गया। अब आता है डेल ओडर ने क्या कहा कि हम इस तरीके से सोर्सिंग निकालते हैं कि किस तरीके से हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से एम्प्लॉय को, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, उन्हें हम अट्रैक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि वो लोग अप्लाई कर सकें। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन को जरूर रीड करेंगे। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ the staffing schedule and to employ effective measure for attracting the manpower in adequate number to facilitate effective selection of an efficient working force। देखिए बहुत एक्सपेंसिव होती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उसमें एडवर्टाइज करने में बहुत होता है, ये हमें बहुत ध्यान से करनी होती है कि बस यही देखते हैं हम कि जो हमने रिक्वायरमेंट निकाली और जो एम्प्लॉय उसमें आए वो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो कंसेप्ट है, जो बेसिक्स है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर, इट मीन्स द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखिए कैसे किस तरीके से आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो। तो हम जो ला सकते हैं, जैसे प्रेजेंट एम्प्लॉय। प्रेजेंट एम्प्लॉय का मतलब हो गया आपका, प्रेजेंट एम्प्लॉय का मतलब हो गया जो इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको आपने प्रमोट कर दिया, दूसरी पोजीशन दे दी, ये हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉय का मतलब हो गया। अब आता है हमारा एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय रेफरल मतलब किसी एम्प्लॉय ने मुझे रेफरेंस किया कि आप अपनी कंपनी में किसी अपने फ्रेंड को रेफरेंस किया कि तुम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वैकेंसी निकली है, तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया कि कोई एम्प्लॉय वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है, उसने अपने किसी फ्रेंड्स को, अगर लगता है वो उसकी कैपेबिलिटी है, उसका जेडी जेएस दोनों मैच कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे उसने बुला लिया, वो एम्प्लॉय रेफरल हो गया। उसके बाद आता है फॉर्मल एम्प्लॉय। फॉर्मल एम्प्लॉय का मतलब हो गया कि जो लोग पहले से छोड़ के जा चुके हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, आपने उन्हीं को कॉल करके बोल दिया कि यू कैन अगेन ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या हो गए, ये आपके इंटरनल रिक्रूटमेंट है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये इसमें मतलब इजी से कंसेप्ट है ये तो। अब आते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट करा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 1000 वैकेंसी निकली है, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल हो गया, मतलब इसमें आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रोल नहीं है। या फिर कहते हैं ना ये कैंपस सिलेक्शन होना, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप कहीं किसी पर्टिकुलर एजुकेशन में गए, आपको टेक्निकल लोग चाहिए, तो आपने वहां पर गया और 10 लोगों का आपने सिलेक्शन करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिया है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया। पर्सनल कंसल्टेंट, जैसे आज की डेट में देख रहे हो कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो ये कंसल्टेंसी के थ्रू आपने रिक्रूट कर लिया, जोबर या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। एम्प्लॉय एक्सचेंज जैसे कुछ ना गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप एक जगह पे हो और आप कहीं और जगह पे अपनी कहते हैं ना लोकेशन में जॉब लेना चाहते हो, तो इस तरीके से एम्प्लॉय एक्सचेंज हो गया। लीजिंग हो गया। अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोग पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, अपना मतलब अपना रिज्यूमे ड्रॉप कराते हैं कि अगर कभी फ्यूचर में अगर किसी कंपनी को जरूरत है तो वो हमें कॉल कर सके। तो इस तरीके से ये सारे क्या होते हैं, हमारे अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स हो गए। तो इन तरीके से हम रिक्रूटमेंट को सक्सेस बना सकते हैं। अभी इसी प्रोसेस के बाद हमारा सिलेक्शन स्टार्ट होता है। अब सिलेक्शन क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया कि तुमने फाइनल कितने हुए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे सपोज तुमने 1000 लोगों की वैकेंसी निकली, 5000 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 5000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई। अब आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सिलेक्शन में ये पता चलता है कि कितने लोग हमारी कंपनी में उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और कितने लोग हमारी कंपनी से रिजेक्ट हो गए। ये हो गया हमारा सिलेक्शन। ये डेल ओडर ने भी ये डेफिनेशन दी है कि इसमें दो कैटेगरी हो जाती है, जो रिजेक्ट हुए हैं वो
और जो पास हुए हैं वो। तो जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर हुआ वो इट मीन्स 2000 सेलेक्टेड, एंड जिन लोगों को नहीं हुआ इट मीन्स 2000 रिजेक्टेड। तो इस तरीके से डेली ऑर्डर ने बोला है। अब हम पढ़ेंगे टीओ डोनल के थ्रू। अकॉर्डिंग टू ओ डोनल, ओ डोनल ने क्या बोला कि कैंडिडेट जो ऑर्गेनाइजेशन में या जो बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा सूटेबल है हमारे करंट पोजीशन के लिए, फ्यूचर के पोजीशन के लिए। सपोज एक मैनेजर की वैकेंसी निकली, या तो बाहर हो, बाहर से हमने रिक्रूट कर लिया, या फिर वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे लगता है कि आपको ये किसी का प्रमोशन हो गया मैनेजर की पोजीशन पे। तो ये दोनों पर सेलेक्टेड होनी चाहिए हमारी जॉब के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है, मतलब सिलेक्शन का बेसिक्स आपको क्लियर हो गया हो। और आपको एक चीज बताऊं, जो एक बार मैंने शायद एग्जाम दिया था, जब एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से नेगेटिव प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। तो याद रखिए, जो रिक्रूटमेंट है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें से ज्यादा एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेक्शन है वो क्या है, हमारा नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें से कम लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं, कम से कम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेक्शन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब हम आगे आपको बताते हैं कि क्या है। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया। अब पढ़ते हैं कि इसके स्टेप्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यू कैन से द प्रिलिमिनरी ऑफ इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट इससे पहले का स्टेप है कि बहुत सारे लोग आ गए, हमने ज्यादा डिटेल में नहीं गए, हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। सपोज देखा हमने मैनेजर की पोजीशन निकाली, उसमें रिक्वायरमेंट है कि मतलब एटलीस्ट वो बंदा ग्रेजुएट करा होना चाहिए, और किसी 10th क्लास के जो कैंडिडेट है उसने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कर देते हैं। मतलब स्क्रीनिंग का मतलब आप समझते हो ना, छटाई कर दिया आपने कि उसके बेसिस पे, आपकी क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब उसके बाद आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी समथिंग ऐसा ही है कि आपने क्या किया कि लोगों का एक तरीके से का इंफॉर्मेशन, कहते हैं ना कि जब अब तुम एक बेसिक्स लेवल का इंटरव्यू हो गया, जैसे लोगों के थॉट्स आइडिया मतलब पूछे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करी। अगर लगता है कि इसमें से कुछ लोग एलिजिबल नहीं है हमारी जॉब के लिए, तो यहाँ पे भी अभी इसमें देखना हर प्रोसेस पे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो हमारे कम होते जाएंगे। तो जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या हो गया कि हमने उस कैटेगरी में और लोगों को देखा कि ये लोग अनसूटेबल हैं, तो हमने क्या किया, वहां पे थोड़ा सा लोगों को रिजेक्ट कर दिया। अब आता है, अगर उसमें भी लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आता है हमारा एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है, जब कैंडिडेट जाता है तो उससे बोलते हैं ना, एक पेज देते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम अपनी हैंड राइटिंग में इसमें अपनी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, नेम हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया, कि आप इसमें फॉर्म को भर दो, जो एक कंपनी का फॉर्म होता है। इससे क्या होता है कि हमें उसकी इंसान की डिटेल हो जाती है, और उसके बेसिस पे हम उसका सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, जो कि होता है जॉब की बेसिस पे। अब देखिए, सिलेक्शन टेस्ट भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डेक्सटेरिटी हो गया, अचीवमेंट हो गया। पर हम जो टेस्ट लेते हैं वो हम लेते हैं किस पोजीशन के लिए हम हायर कर रहे हैं किसी भी कैंडिडेट को। सपोज हम मैनेजर की पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे इस तरीके से। उसके बाद होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है जो हम एचआर के साथ, जो जब हम एंट्री होते हैं, जब ये सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद हमारा एचआर के साथ इंटरव्यू होता है, जो कि रिगार्डिंग जॉब के बारे में उसे कितनी नॉलेज है, क्या वो एक्चुअल में इस जॉब के लिए कैपेबल है, उसका मैचिंग करते हैं। उसके बाद अगर वो सक्सेस हो जाता है उसमें भी, उसके बाद उसका रेफरेंस चेक किया जाता है, कि जो कहते हैं ना कि आजकल हो जाता है जब हम एप्लीकेशन ब्लैंक भरते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि 2 रेफरेंस के नाम दीजिए जो आप पिछली कंपनी में काम किए होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि अगर हम उनसे कॉल करके उसके बारे में, उसके नेचर ऑफ जॉब के बारे में, बिहेवियर के बारे में हम पता कर सकते हैं, जिससे एक ऑथेंटिसिटी होती है कि यार ये ट्रस्ट वर्दी है ये कैंडिडेट। उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि हमें इससे पता चलता है कि वो फिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं है। उसके बेसिस पे जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हम उसका फाइनल अप्रूवल करते हैं। ये हमारी पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इसका जो डिटेल है, मैंने इसको एक एक पॉइंट करके फिर से डिटेलिंग किया हुआ है, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो, इंटरव्यू में मैंने बताया था ना कि इलिमिनेट कर दिया आपने अनसुटेबल कैंडिडेट। एप्लीकेशन ब्लैंक में बताया कि उसने खुद लिखा। सिलेक्शन टेस्ट बता दिया मैंने आपको, इंटरव्यू भी हो गया।
अब मुझे पता है कि अभी टाइम जो हो गया है वो थोड़ी सी लंबी वीडियो जा रही है, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसे अभी यहीं फिनिश कर दूँ, और जो भी टॉपिक्स बचे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो थोड़ा सा 6 मिनट्स की और बची है। तो देखिए प्रोसीजर में ये मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में बता दिया, आप इसे दोबारा से अपनी पीपीटी को पढ़ सकते हैं। जैसे कि चेकिंग रेफरेंस में आपका कंसेप्ट क्लियर है, एजुकेशन बैकग्राउंड चेक कर लिया। ग्रुप डिस्कशन आपने उसके बेसिस पे उसका जब इंटरव्यू होता है उसके बेसिस पे लोगों से डिस्कशन किया, क्या ये कैंडिडेट है वो सूटेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। उसके बाद आपने फिजिकल एग्जामिनेशन ले लिया, उसके बाद आपने फाइनल अप्रूवल दिया। अब इसके बाद जो आपका मेन जो इसके बाद की जो स्टेप्स है वो क्या होता है। अब आपका कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, प्लेसमेंट देते हो। प्लेसमेंट एक रिटिन कहते हैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया कि आपको ये जॉब प्रोवाइड होगी, आपका इतना इतना कंपनसेशन होगा, आपका इतना सैलरी पैकेज होगा, वो रिटीन फॉर्म होती है जो सिलेक्शन के बाद, वो हो गया कि प्लेसमेंट हो गया, मतलब आपको एक्चुअल जॉब प्रोवाइड हो चुकी है। अब इसमें क्या होता है, जो एक ऑथर है इन्होंने बोला था कि इसमें जॉब उस कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर लेते, उससे पूरी साइन कर देते कि आपकी ये जॉब है, और उससे सुपरवाइजर भी प्रोवाइड करा देते हैं, और उसके बेसिस पे उसको सारा वर्किंग कंडीशन, पे रोल, कंपेनियन, अदर सारा, मतलब एक रिटिन एग्रीमेंट हो जाता है प्लेसमेंट के टाइम पे, कहते हैं ना प्लेस हो गया, वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में उसे जॉब ऑफर लेटर मिल गया। उसके बाद जो कहते हैं ना कि जॉब जो ऑफर होनी चाहिए वो उसकी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे होनी चाहिए, ना तो लोअर देन होनी चाहिए ना हायर देन होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि अगर आप लोअर देन हो गई, क्वालिफिकेशन आपकी कम है और आपकी जॉब हायर है, तो वो उसकी कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, जो वर्किंग आवर्स होंगे, कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम फेस करेगा। अगर अगर आपने लोअर पोजीशन है आपकी, अगर आप हायर हो, हायर क्वालिफाइड हो, ओवर क्वालिफाइड हो, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फील होगा, कभी कभी उससे वर्थलेस भी होता है कि मतलब मैं इतना अच्छा एजुकेटेड हूँ, मुझे इतनी कम पोजीशन की जॉब क्यों मिली है। तो इससे क्या होता है, हमें हमेशा बैलेंस बना के रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, और ये हमेशा इंडस्ट्री में हमेशा होता है, और उसे सारी चीजों के बारे में अवेयर कराना चाहिए, क्या पेनल्टी हो सकती है अगर तुम, कहते हैं ना कभी कभी बॉन्ड साइन कराए जाते हैं। बॉन्ड साइन हो गई आपके कि आपने जो वो बोलते हैं कि अगर हम आपको 6 महीने ट्रेनिंग का अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कि 6 महीने की ट्रेनिंग लेके आपको छोड़ जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरीके से क्या होता है, हर किसी कंपनी में नहीं होता, किसी किसी में होता है, तो उन्हें अवेयर कराना कि अगर आप छोड़ गए तो आपको इतनी पेनल्टी, 1 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इस तरीके से। तो ये हमारा प्लेसमेंट हो गया, एक छोटा सा टॉपिक। एंड इसके बाद होता है इंडक्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंडक्शन क्या होता है कि आप जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आप उसका वेलकमिंग करते हैं, उसे वर्किंग इन्वायरमेंट एक तरीका फेमिलियर फील कराते हैं, जिससे कि उसे कभी बाहर वाली फीलिंग ना आए और उसे हमेशा पॉजिटिव रहे किसी इन्वायरमेंट के लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हर किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, रूल रेगुलेशन हो गए, हमारे प्रोसीजर हो गए, पॉलिसी क्या है किसी भी कंपनी की, ये सारी चीजें हम उसको बताते हैं। जॉब क्या है, तुम्हारे ऊपर जो सुपरवाइजर होगा कौन होगा, तुम्हें किससे डील करनी है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम किसको कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इंडक्शन होता है, जो कि हर कंपनी में एक, इसे हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, कि जब इवन ये तो जब हम कॉलेज में भी जाते हैं तो वहां भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, सबसे इंट्रोड्यूस कराना कि कौन किस पोजीशन पे है, क्या किसका नाम है। तो ये क्या होता है कि इंडक्शन हो गया। अब इसके बाद ये हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद हमारा जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये किसी काम आ सके ये सेशन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड, कि कोई टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि कोई टॉपिक मैं पढ़ाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हाँ, इसमें जो एचआर मॉडल का पार्ट है वो मैं आपको एक अलग से पीपीटी बनाऊंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ 2 साल से, कहीं ना कहीं मॉडल्स के नाम या ये किसने मॉडल्स दिया ये पूछा जा रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन पूरा पसंद आया हो। Thank you so much. Keep watching. Keep sharing.